तो लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसमें जनरल कॉन्सेप्ट की बात करी थी। उसमें हम लोगों ने ये बात करी थी कि रिप्रोडक्शन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें दो तरह के इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल इंडिविजुअल और एक फीमेल इंडिविजुअल। मेल इंडिविजुअल जो है ये हमेशा स्पर्म फॉर्म करता है या मेल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और जो फीमेल है वो ओवम फॉर्म करता है। और फिर इनमें फ्यूजन के बाद तब जाकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। मोस्ट ऑफ द हायर एनिमल्स के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, उनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर एनिमल्स में नहीं होता, लोअर एनिमल्स में होता है। लास्ट टाइम हम लोग इस बारे में बात कर चुके हैं। तो लोअर एनिमल्स में फ्रेगमेंटेशन भी होता है, और उसमें जो है अमीबा के केस में सिल्क भी कभी कभी फॉर्म हो जाती है, उनमें रीजनरेशन भी हो जाता है, लोअर एनिमल्स में भी रीजनरेशन हो जाता है। मगर हायर एनिमल्स में कभी भी जो रीजनरेशन की प्रोसेसेस हैं वो नहीं होती हैं। हायर एनिमल्स में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेसेस होती हैं वो नहीं होती, केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने बात करी थी कि मेल और दो फीमेल, दो इंडिविजुअल चाहिए होते हैं, एक मेल एक इंडिविजुअल, एक फीमेल इंडिविजुअल। मेल इंडिविजुअल के केस में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। मेल, ये दोनों ही केसेस में, चाहे वो मेल इंडिविजुअल हो चाहे फीमेल इंडिविजुअल हो, दोनों ही केसेस में एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, दैट इज द प्यूबरिटी, जो कि हमने लास्ट टाइम बात की थी कि इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस में 9 to 11 ईयर्स की एज ग्रुप में फीमेल्स में, और मेल में 11 to 14 ईयर्स की एज के बीच में मेल के केस में जो सेक्सुअल हार्मोन्स हैं जो पिट्यूटरी से निकलते हैं, जो कि हार्मोन्स जो कि गोनैड्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं। उसके रिजल्टेंट में कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जनरेट होते हैं, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो जनरेट होते हैं इन्हीं के साथ साथ इनमें जैसे बियर्ड एंड मॉस्टिसस का डेवलपमेंट है, चेंज इन वॉइस है, बेसल मेटाबॉलिक रेट में चेंज है, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स है, ये सारे चेंजेस होते हैं। और इन चेंजेस के बाद ये जो चेंजेस हैं ये तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं। पर इंटरनल चेंजेस में क्या होता है, ओवरीज और टेस्टिस की एक्टिविटी शुरू हो जाती है। इसके पहले ओवरीज और टेस्टिस की एक्टिविटी नहीं थी। इसके बाद जब प्यूबरिटी स्टेज आती है, इसके बाद ओवरी और टेस्टिस की एक्टिविटी शुरू हो जाती है। जब लोग लास्ट टाइम बात कर रहे थे शुरुआत में रिप्रोडक्शन की, तब उसमें एक बात आई थी जिसे हम लोगों ने कहा था वेजिटेटिव फेज, या जिसे जो और दूसरी फेज थी रिप्रोडक्टिव फेज। तो वेजिटेटिव फेज या जो जनरल फेज हो गई वो हो गई जिस ड्यूरेशन में कंप्लीट मैच्योरेशन हुआ, तो प्लांट के केस में लागू होता है। और रिप्रोडक्टिव फेज वो आई जबकि प्लांट्स में फ्लावरिंग हुई, एनिमल्स में एनिमल सेक्सुअली मैच्योर हुआ फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी कि एक छोटा बच्चा रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल नहीं है। रिप्रोडक्शन तभी होगा जबकि ओवरीज और टेस्टिस एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये आता है पीरियड आफ्टर द प्यूबरिटी। नाउ मेल के केस में हम लोगों को बात करनी है रिगार्डिंग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ तक कि कल हम लोगों ने लास्ट टाइम बात करी थी कि टेस्टिस होती है, टेस्टिस की फॉर्मेशन अब लंबर रीजन में होती है। लंबर रीजन का मतलब क्या होता है कि अगर हम देखें तो हमारी पीठ में जो पीठ के बीचों बीच का हिस्सा होता है उससे थोड़ा सा नीचे का जो पोर्शन है वो लंबर रीजन कहलाता है। तो बॉडी के अंदर के हिस्से में लंबर रीजन में ही टेस्टिस की फॉर्मेशन होती है, और वहीं पर ओवरीज की फॉर्मेशन होती है। ओवरीज वहीं रहती हैं और टेस्टिस वहाँ से मूव करके डिसेंड करके नीचे खिसक करके आती हैं, और आ करके वो इग्वानल कैनाल के थ्रू पास होकर के आ जाती हैं स्क्रोटल सैक। स्क्रोटल सैक में टेस्टिस इसलिए आती हैं, ये भी बात हम लोगों ने लास्ट टाइम की थी कि स्क्रोटल सैक में टेस्टिस के जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, टेस्टिस के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस होती, दैट टेक्स प्लेस ओनली रिलेटिवली एट अ रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर, यानी बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर ही रिप्रोडक्शन पॉसिबल, स्पर्मेटोजेनेसिस पॉसिबल है, हाई टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं है। इस बॉडी का टेम्परेचर रफली हम लोगों ने बताया 37 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में एब्डोमेन के रीजन में होता है, और वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। इसलिए टेस्टिस डिसेंट आउट करके स्क्रोटल सैक में चले जाते हैं, और वहाँ जा करके उनकी एक्सेसिव हीट रेडिएट हो जाती है। स्क्रोटल सैक चूँकि एक सिंपल स्किन का पाउच होता है तो उससे एक्सेसिव हीट रेडिएट हो जाती है, और तब टेम्परेचर घट करके वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड 34 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आ जाता है, यानी बॉडी टेम्परेचर से 4-5 डिग्री नीचा हो जाता है, और तब वही स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है। इधर ओवरीज के केस में चूँकि टेम्परेचर चेंज रिक्वायर्ड नहीं है, वहाँ पर oogenesis नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर पे हो जाती है, इसलिए ओवरीज बॉडी के अंदर ही रहती है।
वो बाहर डिसेंड आउट नहीं करती। तो आज जो हम लोग बात शुरू करेंगे, ये सब बातें लास्ट टाइम हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब जो आज की बात करनी है, दैट स्टार्ट्स विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, इट इज कंपोज्ड ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस in a sac-like structure which is called as a scrotal sac. Then in testes से एक long duct निकलती है, ट्यूब निकलती है, and that tube is named as the that is the ductus system, you can say the duct system, और इसका सबसे शुरुआती हिस्सा कहलाता है इस seminiferous tubule। फिर seminiferous tubules यूनाइट होकर के एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं, जिसे कहते हैं रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस जो है ये फिर आगे यूनाइट होकर के कॉमन डक्ट बनाते हैं, जिसे कहते हैं वैसा एफरेंशिया। वैसे फ्रेंशिया और आगे फॉरवर्ड मूव करके ये एक लॉन्ग ट्यूब बनाती है, एक लॉन्ग डक्ट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, जिसकी लेंथ एवरेज में 6 मीटर्स के आसपास होती है। और ये जो डक्ट है, दिस इज नेम्ड एज वैसा डिफरेंशिया। अभी चूंकि बहुत लंबी सी ट्यूब है, तो इसको समेट करके हमने बताया था लास्ट टाइम कि टेस्टिस के साथ में एक मेम्ब्रेन से सराउंड करके वहीं पर माउंट कर देते हैं टेस्टिस के अलाउंग, कि टेस्टिस का स्ट्रक्चर उसी साथ में उसको माउंट कर देते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है इसी के अंदर ट्यूब लपेट के रख दी जाती है। उस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस जो है, इसके ऊपरी हिस्सा जो है ये है ट्यूब का क्लस्टर। ये एक्चुअली ट्यूब से लपेट के रखी हुई है एक जगह पर, पूरी जो डक्ट है उसको समेट कर रखा हुआ है। इसका ऊपरी हिस्सा जो होता है वो कहलाता है कॉर्ड एपिडाइडमिस, और नीचे का हिस्सा जो है कॉर्ड एपिडाइडमिस कहलाता है। ये जो पूरी डक्ट है ये आगे जा करके फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में असेंड करती है, और असेंड करके ये यूरिनरी ब्लैडर के पास, यहाँ पे यूरेटर आकर के ओपन होती ब्लैडर में, उसके पास से ये कॉइल उसको राउंड सराउंड करते हुए, और फिर आकर के वहीं पर इसमें से एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन इसमें ग्रोथ होती है, दैट इज कॉल्ड एज सेमिनल वेस्किल। सेमिनल वेस्किल जो है इसके फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, और प्रोस्टेट ग्लैंड के आगे लगी होती है कॉपर ग्लैंड, और कॉपर ग्लैंड के आगे की डक्ट एक्सटेंड करते हुए फॉरवर्ड जाती है। इट इज अ कॉमन यूरिनोजेनिटल पैसेज एंड नेम्ड एज यूरेथ्रा। तो आज हम लोग उसी के बारे में आगे की बात करेंगे, तो व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट और व्हाट आर द मेन स्ट्रक्चर्स, तो उसके बारे में आज बात करते हैं। तो यह है रिगार्डिंग द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, वो जो पास इन्वॉल्व होते हैं प्रोसेस में, इनमें पहला स्ट्रक्चर जो है दैट इज द टेस्टिस। ये होते हैं वन पेयर इन स्क्रोटल सैक। ये स्क्रोटल सैक में रखे होते हैं और ये एक पेयर होते हैं। इसके पीछे सेकेंड स्ट्रक्चर जो है, दैट स्ट्रक्चर इज नेम्ड एज, इंटेस्टिस से निकलती है जो स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज, इनका दूसरा कंपोनेंट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद थर्ड कंपोनेंट जो है दैट इज कॉल्ड एज, इनके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के यूनियन से, यूनाइटेड होने से इसे फॉर्म जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एज रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस से स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड एज वैसा एफरेंशिया। वैसा एफरेंशिया इज ऑलवेज अ प्रॉक्सिमल डक्ट। ये एक शुरुआती डक्ट होती है, शुरुआती हिस्सा जो होता है डक्ट का वो कहलाता है वैसा एफरेंशिया। वैसा एफरेंशिया इज द प्रॉक्सिमल पार्ट, शुरुआत का डक्ट का जो शुरू का हिस्सा होता है वैसा एफरेंशिया कहलाता है। इसके बाद का हिस्सा जो होता है ये इलोंगेटेड ट्यूब होता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज वैसा डिफरेंशिया। ये वैसा डिफरेंशिया कहलाता है। वैसा डिफरेंशिया के बाद का नेक्स्ट पोर्शन जो है, ये दोनों स्ट्रक्चर यूनाइट होकर के कंपोजिट होकर उसके टेस्टिस के सराउंडिंग में एपिडेडिमस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसका हम लोग बाद में बात करेंगे। ये वैसा डिफरेंशिया के एंड पर होता है सेमिनल वेस्किल। सेमिनल वेस्किल, और सेमिनल वेस्किल का एक नाम और होता है, लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी, इट इज मॉडिफाइड यूटेरस। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूट्रस मैस्कुलिनिस। मैस्कुलिनिस वर्ड मेल के लिए वजह से यूज किया है, और चूंकि यूट्रस का वेस्टिजियल पार्ट है ये, जो फीमेल में यूट्रस बनाता है, माना यह जाता है वही स्ट्रक्चर यहाँ रूडिमेंट्री फॉर्म में प्रेजेंट है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूट्रस मैस्कुलिनिस। यूटेरस मैस्कुलिनिस। तो यूट्रस मैस्कुलिनिस is the part which is actually
the modified uterus-like structure, it is also called as membranous urethra. ये membranous part होता है, झिल्ली नुमा होता है, इस वजह से membranous structure के कहते हैं. तो it is also called as membranous urethra. इसके आगे अब यहाँ से दो ग्लैंड्स इस प्रोसेस में प्रेजेंट होती हैं. तो ये वाली ग्लैंड जो है, दिस इज कॉल्ड एज प्रोस्टेट ग्लैंड, और इसके बाद होती है कॉर्पस ग्लैंड, और कॉर्पस ग्लैंड के बाद में कॉर्पस ग्लैंड के अल्टरनेटिव नेम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉर्पस ग्लैंड जो है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. इसका दूसरा नाम होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और लास्ट में इसके बाद में होती है दैट इज यूरेथ्रा. और यूरेथ्रा is a tubular structure which passes through the penis, और ये बाद में ओपन होता जाके by the opening of the urogenital opening, ये बाहर ओपन होगा बॉडी से by urinogenital नीचे का ओपनिंग. नीचे क्वेश्चन आ रहा है, नहीं आ रहा? नहीं आया ना? दिख रहा है? ठीक, चलो कोई बात नहीं. तो पॉइंट्स हमारे पास नहीं है, उनको देख लेना उससे, क्योंकि अब पेन भी थोड़ा सा प्रॉपर्ली ऑपरेट नहीं कर रहा. नाउ तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग द पार्ट विच इज कॉल्ड एज टेस्टिस. तो अगर हम मोटे तौर से देखें तो यहाँ पे दिस इज द पार्ट ऑफ द टेस्टिस, और ये टेस्टिस जो है, अभी मॉर्फोलॉजिकल बात कर रहे हैं. इस टेस्टिस के ऊपर इधर से उल्टा तो हमें सुविधा रहेगी. टेस्टिस जो है, इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक का रफली जो है, इट इज अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर्स, और जो इसकी थिकनेस है, इट इज अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर्स. तो 2 to 3 सेंटीमीटर्स एंड 4 to 5 सेंटीमीटर्स का इसका मेजरमेंट्स होते हैं. और इसके ऊपर वो जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, ये वाला हिस्सा अटैच्ड है, एंड दिस इज हियर. ये पोर्शन जो है, ये हो गया एपिडिडाइमिस का पोर्शन. इसके अंदर क्वाइल ट्यूब पड़ी हुई है, यानी इसके अंदर पूरे में क्वाइल ट्यूब है, एंड दिस क्वाइल ट्यूब इमर्जेस आउट फ्रॉम दिस एरिया है. ये बाहर निकल के आते हैं. तो इसमें से अगर हम बात करें, और इसके बाहर ये स्कोटल सैक का पोर्शन है, दिस इज द स्कोटल सैक है. स्कोटल सैक से नीचे यहाँ पर कुछ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू लगे होते हैं, एंड दीज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज आर एक्चुअली कॉल्ड एज गुबर्नाकुलम, और ये इसको टेस्टिस को स्कोटल सैक से जोड़े रखते हैं, अटैच रखते हैं. टेस्टिस में सप्लाई आती है न्यूट्रिएंट्स की, और ये न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई आ रही है, इसमें एक टेंडन होता है. टेंडन यू नो, ये वो स्ट्रक्चर होता है जो बोन को मसल से जोड़ता है, एंड इट इज ए स्ट्रॉन्ग फाइब्रस इलास्टिक नॉन इलास्टिक स्ट्रॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. तो ये टेंडन होता है. टेंडन के साथ में यहाँ पर होती ब्लड सप्लाई, क्योंकि टेस्टिस को नरिशमेंट भी लेना है, खाना पानी भी लेना है, तो यहाँ ब्लड सप्लाई होती है. और साथ ही साथ यहाँ पर नर्वस सिस्टम भी सप्लाई होती है. नर्वस सिस्टम भी इसके साथ साथ यहाँ पर सप्लाई होता है, और इसके साथ साथ नर्व्स की सप्लाई भी होती है, यानी नर्व भी इसी के साथ में जो है वो यहाँ नर्व भी आते हैं. तो ये नर्व हुई, ये सारी चीज़ें जो है टेस्टिस को सप्लाई प्रोवाइड करते हैं. तो ये वाला स्टफ जो है, इट इज कॉल्ड एज स्पर्मेटिक कॉर्ड. स्पर्मेटिक कॉर्ड, it is the connection or physical connection between testes and the abdomen. The spermatic cord is composed of the tendons, the strong fiber to provide support, the elastic fibers, elastins, blood vessels means arteries and veins, nerves, lymphatic system. ये सारी चीजें जो है वो इसके अंदर सप्लाई देते हैं, और इसको कहा जाता है स्पर्मेटिक कॉर्ड. स्पर्मेटिक कॉर्ड, spermatic cord. तो spermatic cord जो है, this is the structure which actually provides the support and support the testes, and also provides the nourishment to the testes, and the neural control, nervous control भी चाहिए, क्योंकि बॉडी का जो भी लिविंग सेल है ना, हर लिविंग सेल को हमेशा नर्वस कंट्रोल चाहिए होता है.
बॉडी का एक भी सेल ऐसा नहीं होता जो बिना नर्वस सिस्टम के काम करता हो, यानी विद द सेल्स ऑफ द स्किन। ये सेल कितना डिवाइड करना है, कब तक डिवाइड करना है, कब उसको मेटामॉर्फोस होना, ये कौन बताएगा इनको? जाहिर है देयर मस्ट बी अ कंट्रोल प्रोसेस एंड दैट इज द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम की सप्लाई भी, टेस्टिस की एक्टिविटी को गवर्न करने के लिए यहाँ नर्वस सिस्टम की सप्लाई भी बहुत ज़रूरी है। अब चूंकि ये लिविंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एक्टिविटीज हो रही है, स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी कि इसमें जो है वो फूड सप्लाई हो। और फूड ऑक्सीजन सप्लाई कैसे होगी? थ्रू द ब्लड। जो यहाँ मेटाबॉलिक वेस्ट बन रहे हैं उनको रिमूव करना है, वो कौन रिमूव करेगा? द वेन। तो आर्टरी ब्लड लेकर के आएगी जिसमें न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन लाएगी, और वेन वापस लेके जाएगी, और जो वापस लेके जाएगी तो उसके साथ वो अपने साथ जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो वापस लेकर के जाएगी। और टेंडन और लिगामेंट जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। और लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है ये बॉडी में हर जगह पर जहाँ कहीं भी ब्लड सप्लाई जाती है वहाँ एडजेसेंट सिस्टम में कुछ उसके वाटरी कंटेंट डिफ्यूज आउट करके बाहर निकल आते हैं, और जब डिफ्यूज करके बाहर निकल आते हैं तो उनका विड्रॉल होना जरूरी, उनको वापस हटाना जरूरी है। उसके लिए चाहिए होता है लिम्फेटिक सिस्टम। कभी कभी क्या होता है कि इसी लिम्फेटिक सिस्टम में अर्ली स्टेज में फाइलेरिया का अटैक होता है, तो ये जो कॉर्ड है ना, ये जुड़ी हुई है लंबर रीजन में, कमर के हिस्से में जुड़ी हुई है अंदर लंबर रीजन में, वहाँ से इसका कनेक्शन होता है। जहाँ इसकी फॉर्मेशन हुई थी कनेक्शन, इसका कनेक्शन वहाँ से होता है। तो इसमें कभी कभी लिम्फेटिक सिस्टम में इन्फेक्शन हो जाता है फाइलेरिया का, और जब इसमें फाइलेरिया का इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से जो पैसेज है ये लिम्फेटिक सिस्टम का वो ब्लॉक होने लगता है, उसकी वजह से टेस्टिस में एनलार्जमेंट होने लग जाता है। जो क्रोनिक फाइलेरिया के पेशेंट्स हैं, पिछले साल किताब में जो डायग्राम था फाइलेरिया वाला, अगर आपको याद हो, आगे शायद इस साल फिर आएगा, कि जो इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं उनमें से जो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज होती है उनमें एक फाइलेरिया भी एक डिजीज है। और फाइलेरिया को जिसे हम लोग कहते हैं एलिफेंटासिस, तो एलिफेंटासिस में जहाँ पैरों में स्वेलिंग आती है दैट इज वन ऑफ द फीचर, बट अलॉन्ग विद दैट देयर इज वन मोर थिंग। इन सम ऑफ द केसेस व्हाट हैपेंस, द एनलार्जमेंट ऑफ द टेस्टिस टेक्स प्लेस, और वो टेस्टिस का एनलार्जमेंट कुछ केसेस में इतना ज़्यादा हो गया है, पैथोलॉजी के केसेस में जो मेडिकल जो एक्सपर्टाइज है, जो पुरानी अच्छी मेडिकल की पैथोलॉजी की बुक्स उनमें दिया हुआ है कि टेस्टिस इतनी बड़ी हो गई कि दे वर जस्ट टचिंग टू द ग्राउंड। ये इतने एनलार्जमेंट हुआ ब्लॉकेज की वजह से, इसमें ब्लॉकेज होने से फ्लूइड डिपोजिशन इतना ज़्यादा हो गया कि एनलार्ज होते होते ये जमीन पे टच करने लगते हैं। तो दैट इज द एक्यूट केस ऑफ द फाइलेरिया। मगर यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है कि इसमें जो स्पर्मेटिक कार्ड इज इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, जो कि आपकी बुक में दिया भी नहीं था, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज में क्या है? टेंडन लिगामेंट, टेंडन लिगामेंट सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स होता है फाइबर कनेक्टिव टिश्यू, then blood vessel, that is the artery and vein, then the lymphatic system and the nervous system। इतनी चीजें इसके अंदर कॉर्ड में मौजूद होती हैं जो कि प्रोवाइड करती है सपोर्ट टू द टेस्टिस, और टू नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे, न्यूरल कंट्रोल प्रोवाइड करेंगे, मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूवल प्रोवाइड करेंगे। ये जिस सैक पे लगे हैं उसमें हम लोग कहते हैं स्क्रोटल सैक, और ये यहाँ से जो डक्ट इमर्ज आउट करी, ये डक्ट इमर्ज आउट करके ये आगे आती है यहाँ पर, और यहीं पर होता है ब्लैडर। तो ये यूरिनरी ब्लैडर जो है, इसी यूरिनरी ब्लैडर का अगला हिस्सा जो होता है ये एक्चुअली फॉर्म करता है यूरेथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर का अगला हिस्सा यूरेथ्रा फॉर्म करता है। तो ये डक्ट जो आई है वैसा फ्रेंशिया की, ये आ करके और इसके बाद यहीं पर इसमें एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड एज स्टर्मिनल वेस्टल। यानी यहाँ से हम रखते क्या कि डक्ट को या डबल लाइन कर दें तो थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी। और ये आकर के इसी डक्ट में यहाँ पर ओपन होते हैं इस जगह पर। जिस जगह पे ओपन होते हैं ठीक इसी जगह पर यहाँ पर मौजूद होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है इट इज द एरिया विच सराउंड्स दिस एरिया। जो ये है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरेटर इधर से आ रही थी, तो यूरिन इधर से आया, इधर से जो ये वैसा रेफरेंशिया आई और आकर के जहाँ पे यूनाइट किए, ये यूरेथ्रल पैसेज फॉर्मेशन यहीं पे लगी हुई है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड का पोर्शन हो जाता है। और प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट आगे हम लोगों ने बात की थी लास्ट टाइम, यहाँ पर एक डक्ट लगी है, दिस इज कॉल्ड एज कॉपर्स ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। और ये आगे जा करके फिर ओपन होते हैं एट द टिप ऑफ द जाइंटल सिस्टम, दैट इज द पार्ट ऑफ द पेनिस।
तो ये वहां जाकर के ओपन हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो पैसेज है दिस इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा का पोर्शन हो गया। दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये हो गया बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो है फीमेल में भी प्रेजेंट होती है, तो इसीलिए इसका यहाँ पे मेल के केस में इसको कॉपर ग्लैंड कहते हैं, फीमेल में इसको कहते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, but it can be named as the bulbourethral gland. तो bulbourethral gland, और इसके आगे यहाँ पर फोरस्किन प्रेजेंट होती है, दैट फोरस्किन इज कॉल्ड एज ट्रेप्यूज। यहाँ पर फोरस्किन का जो पोर्शन होगा इट विल बी नेम्ड एज ट्रेप्यूज। दिस इज नेम्ड एज ट्रेप्यूज। दिस इज आल्सो नेम्ड एज फोरस्किन। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट है इनमें से टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, टेस्टिस के बाद एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस के बाद वैसा डिफरेंशिया, वैसा डिफरेंशिया, वैसा डिफरेंशिया के बाद ये वाला पोर्शन सेमिनल वेसिकल, और सेमिनल वेसिकल के बाद प्रोस्टेट, प्रोस्टेट के बाद कॉपर ग्लैंड, एंड देन इट ओपन्स आउट।